आ जाओ बच्चों। तो हमारा स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास में। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू किया है पिछली क्लास के अंदर। और एक काम करेंगे, पहले यूनिट को हम लोग नोट से करते हैं, देन वी विल मूव टू द मटेरियल स्टडी मैट। ठीक है बेटे, कल आए थे ना आप? ठीक, सब लोग आए थे कल? बाकी के पिकनिक वाले बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे। चलो, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने आप लोगों से बात की। सबसे पहली बात, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। किसकी बात करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। इन गुड्स, प्रॉपर्टी का मतलब मैंने क्या बताया? ओनरशिप। तुम देखना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आगे आने वाली क्लासेस में समझ में आ जाएगा। आगे है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड नहीं होता, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। किसकी बात होती है? ये एक्ट 1 जुलाई 1930 को आया था, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है। ये वाला एक्ट जब आया था 1 जुलाई 1930 को, तब इस एक्ट के आगे नाम लिखा होता था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और अब क्या है? अब हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब ये जो बीच वाला ईयर है ना, 1930 से 63 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आगे इंडियन था, 1963 में ओमिट कर अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात करते हो कौन से एक्ट की? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमें 4 पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 2, यूनिट 3 और यूनिट नंबर 4। कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने शुरू किया था, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैंने बस आपको गुड्स का मतलब बताया था और गुड्स के टाइप्स बताए थे, एंड देन हमारी क्लास कल ओवर हो गई थी। तो अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है गुड्स का डेफिनेशन। जो मैंने कल बताया, क्या था डेफिनेशन? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़कर मनी को और एक्शनेबल क्लेम को। एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर, एक्शनेबल क्लेम भी एक तरीके का मनी हो गया। जैसे मान ले आपने मेरा किराया नहीं दिया, रेंट नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और केस में जीत गया, तो मुझे क्या मिलेगा? मनी मिलेगा ना, क्लेम। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जारी किया, प्रोमिसरी नोट जारी किया, पेमेंट नहीं करी, तो आप लोग मेरे को क्या दोगे फिर? कोर्ट के माध्यम से मैंने पेमेंट लिया आप लोगों से। सब आ गए हैं और भी है? बेटा पिकनिक हो रही है यहाँ पे? कहाँ, लंदन चले गए थे? और सुबह से कितने बजे से बैठे हो? धमका क्यों रहे हो? प्यार से बोलो ना। आ जाओ सब ध्यान से, बिल्कुल। तो पहले मैंने गुड्स का मतलब बताया। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। लेकिन गुड्स में इंक्लूड होता है शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्रीज, वो वाले जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है और लैंड से उसको क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। याद रखना, मनी इंक्लूड्स ओनली लीगल टेंडर्स, ओनली लीगल टेंडर। ऑल वेल, यानी कि ओल्ड कॉइन को क्या ट्रीट किया जाता है? ओल्ड कॉइन को गुड्स ट्रीट किया जाता है। सही है जी, सबको समझ में आ गया? फिर मैंने आपको बताया गुड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया था। 3 तरीकों के गुड्स होते हैं, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स, एक कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 तरीकों का होता है।
स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन गुड्स और अन एज सर्टेन गुड्स। और कंटिंजेंट गुड्स, तो तीनों में फर्क क्या था? एग्जिस्टिंग गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में होना बहुत, फ्यूचर गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में ना भी हो तो भी चलेगा। और कंटिंजेंट गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त कंटिंजेंसी है सेलर को, कि सेलर एक सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो सिचुएशन हो गई तो गुड्स दूंगा, ना हुई तो नहीं दूंगा। जैसे वो फिश वाला एग्जांपल दिया था, फिशरमैन, मछुआरा, मछुआरा जा रहा है मछली पकड़ने, तो आपने कहा मेरे लिए भी 100 किलो मछली ले आना। तो मैंने कहा अच्छा अभी वीडियो देख लेना, सुबह डालिए, ठीक है? ऑल वेल बच्चे, ठीक है। तो गुड्स मेरे तीन टाइप के हो गए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। और एग्जिस्टिंग गुड्स भी तीन टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, एक एज सर्टेन और एक स्पेसिफिक गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होता है, जो आइडेंटिफाइड और एग्रीड हो जाता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और एसर्टेन गुड्स आइडेंटिफाई कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद में, सब्सिक्वेंट, ठीक है? तो ये हमारे पूरे पॉइंट हो गए थे। अब मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटे एसी चला दो और ये इसको बंद कर दो। टॉपिक का नाम है भाई पीछे का क्यों कर दिया? टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो जी, ये चैप्टर जो बेस्ड है वो बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब तो आप लोग जानते हो सब, ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चीख चीख के मैंने 2-3 महीने तक पढ़ाया है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर कंसेप्ट, सेल इज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किसका माना जाएगा? सेल का, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? इट मींस व्हेन टू और मोर पर्संस, दो या टू और मोर पर्संस ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स। ध्यान से सुनना इस डेफिनेशन को। जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का यहां पर मतलब लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस व्हेन टू और, अच्छा एक बात बताओ, सेल क्या किसी अकेले पर्सन के बीच में हो सकती है? तो दो या दो से ज्यादा लोग, मतलब कि ये साफ साफ कह रहा है कि सेलर का और बायर का होना यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए बहुत, सेक्शन 4 है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। तो नंबर पहली बात क्या कह रहा है कि व्हेन टू और मोर पर्संस, यानी कि सेलर और बायर, ट्रांसफर्स, ट्रांसफर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे इमीडिएटली, यानी कि अभी के अभी सेल हो रहा है। और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब सेल करने का क्या हो रहा है? एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब फ्यूचर में सेल होगी, आज एग्रीमेंट हो रहा है।
क्या मैं बोल दूं एग्रीमेंट टू सेल? अच्छा, कर क्या रहे हैं ट्रांसफर? जनरल प्रॉपर्टी। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था? नहीं, ओनरशिप। गुड्स किसी के पास भी हो, मेन चीज होती है ओनरशिप किसके पास है। तो इस प्रॉपर्टी के आगे क्या लिखा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी क्लास अच्छे से स्टार्ट हो गई है, ठीक है? जो भी खा के आए हो ना वो बिल्कुल अब भूल जाओ। क्या खा के आए थे वैसे? छोले वो पीछे वाला जो है, आगे जो है? हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसे ही बोल दिया, हाँ ठीक है। हाँ, आगे जाके बहुत भीड़ लगी रहती है। तो बात हो रही है किसकी? जनरल प्रॉपर्टी की। तो मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है? प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है स्पेशल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है किसकी? और स्पेशल की बात ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। अभी प्रूफ भी कर कर दिखाऊंगा और आप लोग बोलोगे हाँ 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 हाँ। कैसे बताओ? अब एक सेलर है और एक बायर है। सेलर किसी गुड्स को बायर को कब देगा? जब सेलर उस गुड्स का क्या हो? मतलब कि कानून ये कहता है कि कोई पर्सन प्रॉपर्टी तभी बेच सकता है जब वो उस प्रॉपर्टी का क्या हो? गुड्स को तभी बेच सकता है जब वो उसके पास गुड्स की प्रॉपर्टी हो, मतलब ओनरशिप। लेकिन कभी कभी बहुत सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर बंदा गुड्स का ओनर नहीं होता लेकिन फिर भी बेच देता है। वो सिचुएशन जहां पर पर्सन गुड्स का ओनर ना होते हुए भी गुड्स को बेच सके, उसके पास स्पेशल पावर होती है। तो वहां पर वो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात जनरल प्रॉपर्टी करता है, स्पेशल की नहीं करता। अब स्पेशल का पहले एग्जांपल सुनो। प्लेज की एक प्रॉपर्टी प्लेज करने वाले बंदे का नाम क्या होता है? ओनर। जिसके पास की उसको, पौनी ने पौनर को 20,000 दिए। पौनर ने पौनी को लैपटॉप दिया। ये लैपटॉप 3 महीने में उसने कहा था मैं छुड़वा लूंगा, लेकिन 3 महीने में नहीं छुड़वाया गया। तो क्या पौनी पे अधिकार है इस लैपटॉप को सेल करके अपने पैसे? क्या पौनी इस गुड्स का ओनर है? लेकिन इस पे अधिकार है। कौन से चैप्टर में? बोलो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने बोला नहीं था अभी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया ना आप लोगों को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर में जो है ये अधिकार मिलता है पौनी को, मतलब वो पर्सन जो गुड्स का ओनर नहीं है फिर भी उस गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो वो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी का केस तो आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की बात होती है, मतलब ओनली द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स कैन ट्रांसफर द गुड्स टू अदर पर्सन। आया इन डिटेल? ठीक। वो भी स्पेशल में। स्पेशल में देखो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी स्पेशल है। ठीक है? तो एक बात बताओ, अब प्रॉपर्टी मुझे किसकी ट्रांसफर करनी है? Goods means every kind of movable property except money actionable claim, but includes share, stock, and growing crops and trees which are forming part of land and agreed to save it from the land. Yes or no? इसके अलावा कुछ और गुड्स? तो गुड्स जब ट्रांसफर कर रहे हो तो पता होना चाहिए गुड्स कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, किसको दे रहे हैं।
तो बेगम जान को मत दे देना, है ना, गिफ्ट के तौर पर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देना सिर्फ एक बंदे को, बायर को, क्योंकि सेल्स हो रही है और सेल्स में दो ही पर्सन होते हैं, सेलर। अच्छा, बायर को दे रहे हैं, बदले में थैंक यू बोल के चला जाए, अच्छा लगेगा। अब जैसे हम आपको पढ़ाए, आप डेली थैंक यू बोलो, बस थैंक यू, वी लव यू ऑल सर। और फिर हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे घर में झाड़ू पड़ेगी थैंक यू की जगह, है ना। तो सर पैसा दो ना भाई, पैसा भी तो जरूरी है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ contract of sale. Contract of sale means two or more person, when two or more person transfers or agrees to transfers general property in goods to buyer for price is called contract of sale. अब इसकी एनालिसिस करवाऊंगा नोट्स में, ओके यहां तक। चलो, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब, इट मींस व्हेन अ सेलर ट्रांसफर्स or agrees to transfers general property in goods to buyer for price। समझ गए। तो देखो सारी बातें कर ली हमने। इट मींस व्हेन वन पर्सन सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, और गुड्स ट्रांसफर मतलब इमीडिएटली, एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब। अब इसकी एनालिसिस, सबसे पहले कितनी पार्टी होनी बहुत जरूरी है, कौन कौन सी। एक तो सेलर का होना अति आवश्यक है और एक बायर का होना अति आवश्यक है। तो सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स द गुड्स। डेफिनेशन सेक्शन 213 कहती है ये बात। बायर मीन्स ए पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय द गुड्स, जो खरीद रहा है या खरीदने की सोच रहा है, सोच नहीं रहा मतलब एग्रीमेंट। फिर बात होती है सब्जेक्ट मैटर की। तो सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर कभी भी नहीं हो सकता। फिर बात करता है ट्रांसफर्स या, अब ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू, और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब इन फ्यूचर फ्रॉम सेलर टू। आज हमने बात कर ली है ट्रांसफर फ्यूचर में करेंगे, एग्रीमेंट कर लिया है अभी, ऑल वेल। और याद रखना, ट्रांसफर हो गया इमीडिएटली तो पक्की बात है क्या हो गई, सेल हो गया। और अभी एग्रीमेंट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, और सेल को कहते हैं एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड याद है, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है, जब दोनों पार्टी अपना काम कर चुकी है तो एग्जीक्यूटेड। भाई मैंने सामान दिया, तुमने पैसे दिए, तभी तो सेल हुई होगी, एग्जीक्यूटेड। तुमने वादा किया, मैंने वादा किया, तो परफॉर्मेंस का है, बाद में होगी ना एग्जी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई समस्या। फिर ये बात करता है किसके लिए, फॉर प्राइस। तो कह रहा है कंसिडरेशन शुड बी बाय वे ऑफ मनी ओनली। बात हो रही है पैसे की। हाँ, पार्टली एक्सचेंज और पार्टली बार्टर हो सकता है, लेकिन सिर्फ बार्टर नहीं चलेगा, ऑल वेल। जैसे यहां पर एग्जांपल है, वाई और जेड। वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वाई कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस ऑफ ₹350 पर बैग फॉर 30 बैग्स एंड 10 बैग्स ऑफ व्हीट टू बाई। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर पार्टली क्या है, बार्टर, और पार्टली कैश है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस ऑफ ₹330 पर बैग, बदले में क्या मिल रहा है, 30 बैग्स एंड 10 बैग्स ऑफ व्हीट। ठीक है,
मतलब गेहूं भी ले रहा है बदले में, और साथ में 350 रुपए भी ले रहा है, चलेगा पार्ट में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब पूरा होता है तो वो 4 तरीकों से पूरा हो सकता है। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इमीडिएट पेमेंट। एक तो ये हो सकता है कि भाई मैंने आपको सामान दिया और आपने मुझे हैंड टू हैंड क्या दिया, पैसा दिया। दूसरा ये हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, फ्यूचर पेमेंट। मैंने आपको सामान दिया, आप मुझे पैसे कब दो। तीसरा हो सकता है कि पेमेंट फ्यूचर, पेमेंट आप अभी कर दो, मैं डिलीवरी आपको कब करूं, फ्यूचर में करूं। और चौथा हो सकता है कि पेमेंट भी फ्यूचर में और डिलीवरी भी फ्यूचर में, मतलब एग्रीमेंट टू सेल। कुछ आया समझ? इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी, और यस, ऑल वेल। कोई समस्या? पढ़ते हैं। अदर फॉर्मेलिटीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर ए, immediate delivery of goods and immediate payment, future delivery of goods or future payment, immediate delivery, future payment, future delivery of goods and immediate payment। तो यही 4 तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीके नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं समझा पाया, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। चलो बेटे, तो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस बिटवीन इसके आगे इतनी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो कि कॉपी भर जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, जरा सुनो ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यहां क्या है, सेल है, और यहां क्या है, इधर आ। चलो, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहली बात, सेल में जैसे कि आपने मुझे पेमेंट करी, हम दोनों के बीच में सेल हो गया। सेल में दोनों बंदों ने अपनी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी होगी, तो मैं सेलर आपको ओनरशिप कब देगा, 2 महीने बाद। यहां ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, और यहां पर अबे अभी तो एग्रीमेंट हुआ, तू आज ही ओनरशिप ले जाएगा। तुमने मुझसे बात करी, सामान दे दो, मैं कहा ठीक है, कह रहा ओनरशिप दे दो, पैसे वैसे तो देखते रहेंगे। पागल है? तो एग्रीमेंट टू सेल में ओनर
ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? दूसरा, सेल में कौन सा गुड्स इन्वॉल्व हो सकता है? क्या फ्यूचर गुड्स की आज सेल हो सकती है? ओनली एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कौन से गुड्स का हो सकता है? फ्यूचर। क्या एग्जिस्टिंग का नहीं हो सकता? मेरे पास ये फोन एग्जिस्टिंग है, बेचूंगा परसों, तेरे से मेरी बात होगी परसों बेचूंगा, मैंने बोला 4 दिन बाद दे दूंगा, तो गुड्स तो एग्जिस्टिंग है ना। मतलब एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग गुड्स का भी हो सकता है। ये नोट करने हैं तुम्हें, ये जो ये वाला ये, हाँ देखूंगा मैं तुम्हारी कॉपी। चलो जी, ये पूरा का पूरा प्रॉपरली नोट करना है। चैप्टर है जी, कॉन्टिजेंट तो एग्जिस्टिंग होता ही है, नहीं होता? और कॉन्टिजेंट का तो एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, अब सुनो जी, तीसरा, प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आया समझ? डाउट है? कंटिंजेंट जो गुड्स होते हैं वो इसी का तो होते हैं, एग्जिस्टिंग। और कंटिंजेंसी एक तरीके का एक थर्ड कैटेगरी है, सेल भी नहीं हुई, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, वहां डिपेंडेबल है किसी चीज पर, तो उसको भी साइड कर दिया। ठीक है, चलो जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तीसरी बात, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल का नेचर होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब, और इसका क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान आसान बातें बता दी सर आपने। बर्डन ऑफ रिस्क किसके ऊपर होता है? जैसे कि इस फोन का मालिक मैं हूं, अभी टूट गया और मैं अंतरिक्ष को मारने लगूं। तो अच्छा लगेगा? इस कह रहे यस सर। तो बर्डन ऑफ रिस्क किसका होगा? मेरा ही होगा। रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को। अब एक बड़ी मजेदार बात है, ठीक है, सेल में एक राइट होता है बायर के पास, जस्ट इन रेम। जस्ट नहीं है, जस्ट है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम इसी से शुरू होता था, जस। अब तुम खेलते रहो। आ जाओ, जस्ट इन रैम, जस्ट इन पर्सन। बहुत अच्छे से सुनना, जस्ट इन रैम का मतलब होता है, बातें नहीं अभी हल्की हल्की सुनो, जस्ट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। और जस्ट इन पर्सोनम नेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट सेलर ओनली। अच्छा, राइट किसका है? बायर का। किसके खिलाफ है? यहां सेलर के खिलाफ, या दुनिया में हर वो बंदा जो उस गुड्स से रिलेशन रखता हो, बायर उस पर केस फाइल कर सकता है। अब हुआ कैसे, मान लो यहां सेलर है, सेलर ने सेल करा बायर को, मान लो कोई गुड्स बायर करा, सेल किया, तो ओनरशिप किसके पास चली गई? बायर ने कहा कल शाम को आऊंगा, डिलीवरी ले जाऊंगा। ओनर कौन है? B1। गुड्स किसके पास है? एस ने वो गुड्स किसको बेच दिया? इसको कहते हैं रीसेल। कैसे कर सकता है तू? जिसका मालिक मैं हूं, जिसकी ओनरशिप B1 के पास है, वो B2 खरीद कैसे सकता है? तो यहां पर B1
इसके खिलाफ राइट, इसके खिलाफ भी है, और इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट द ऑल वेल। और जसिन पर्सोनेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट सेलर ओनली। मतलब एस ने B1 से एग्रीमेंट टू सेल किया, मतलब एस ने बोला B1 को मैं तुझे गुड्स बेचूंगा, तो फिर ओनरशिप अभी भी किसके पास है? और इसने बेच दिया बाद में B2 को, तो B2 को एक्चुअल ओनरशिप मिली होगी, B2 की कोई गलती है। लेकिन अब B1, एस ने B1 के साथ, याद करो यूनिट नंबर 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यह B1 कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेलर ओनली, दिस इज कॉल्ड जस्ट इन ऑल वेल। और एक पॉइंट है इंसॉल्वेंसी का, वो बाद में बताऊंगा, पहले बाकी के। तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या कहता है? सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो टाइटल है, टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल ऑफ गुड्स पास टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। आप जब भी कोई एक कंडीशन, कुछ कंडीशन है, आप उसको फुलफिल करो, आपके पास ओनरशिप में ट्रांसफर कर दूंगा। ऑल वेल है जी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर एग्जीक्यूटेड होता है और यहां पर एग्जीक्यूटरी होता है, ठीक है। गुड्स इन्वॉल्व कौन सा होगा? तो सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स इन्वॉल्व होगा सेल में। का क्या कभी फ्यूचर गुड्स का सेल हो सकता है? अरे जब गुड्स ही नहीं है तो ओनरशिप कैसे दूंगा मैं तुम्हें? तो फ्यूचर गुड्स का सेल, तो नॉट ओनली फ्यूचर बट एग्जिस्टिंग गुड्स ऑल्सो। ऑल वेल। और एग्रीमेंट टू सेल तो एग्जिस्टिंग का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी। जैसे ये फोन मेरे पास है, इसको बेचने का मैं एग्रीमेंट कर सकता हूं, एक हफ्ते बाद बेचूं, बट फोन तो एग्जिस्टिंग है। या मान लो मेरी एक फसल है जो अभी तैयार नहीं हुई, मैं 2 महीने बाद तुम्हें बेचूंगा, ठीक है। बर्डन ऑफ रिस्क, तो रिस्क हमेशा, मैं यूनिट नंबर 3 पढ़ाऊंगा और वहां बताऊंगा, रिस्क ऑलवेज फॉलोज ओनरशिप। रिस्क हमेशा क्या फॉलो करती है? तो फिर बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास आएगा? तो रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोज। और यहां पर रिस्क ऑफ लॉस किसका होता है? क्योंकि गुड्स तो सेलर पे, गुड्स छोड़ो भाड़े में जान दो, ओनरशिप तो सेलर पे। ऑल वेल। नेचर ऑफ राइट क्या होता है? तो सेलर पे राइट है जस्ट इन रैम, मतलब राइट अगेंस्ट द। और नेचर ऑफ राइट यहां पर है जस्ट इन पर्सोनेल, मतलब दैट इज बायर हैज ओनली ए पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच एंड नॉट फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स। उस केस में ये B1 B2 से गुड्स रिकवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि B2 तो उस गुड्स का क्या है? B2 पे तो मालिकाना हक है, ओनरशिप है, तुम इससे कैसे छीन सकते हो? ऑल वेल। यस, क्रेडिट सेल में ओनरशिप जाती है, बिल्कुल जाती है। आपने मुझे पैसे देने का वादा फ्यूचर में किया ना, ये पकड़ो सामान, ओनर तो आप ही हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रीसेल ऑफ गुड्स बाय सेलर विच इज इन द कस्टडी ऑफ सेलर। अभी बताया था, ये एस है, ये B1 है, ये B2 है। एस ने B1 को सेल करी, ओनरशिप किसके पास? B1 के पास। गुड्स किसके पास? एस ने इसको भेज दिया धोखे से, तो B1 इससे गुड्स भी ले सकता है और इसके खिलाफ भी केस करेगा जस्ट इन रैम के। ऑल वेल। और यहां पर देखो एस और B1 के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो ओनरशिप अभी भी किसके पास होगी? और एस ने ये गुड्स B2 को दे दिया, B2 की कोई गलती। लेकिन यहां एस ने B1 के साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो B1 इसके खिलाफ तो एक्शन ले ही सकता है, सेलर के खिलाफ तो लेगा ना, सेलर ने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो हेयर B1 कैन ओनली टेक एक्शन अगेंस्ट
ठीक है जी। अब ये वाला एक और बताना था, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। सुनना, सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में अगर बात सेल की है तो सेल में बायर हो गया इंसॉल्वेंट, क्या हुआ सुनना। सेलर ने B1 को सेल किया, ओनरशिप किसके पास? और गुड्स किसके पास? या गुड्स मान लो इसके पास भी चला गया, क्रेडिट सेल थी, क्रेडिट भी हो सकती है। अब इतने में B1 क्या हो गया? इतने में B1 इंसॉल्वेंट हो गया और पेमेंट अभी ड्यू है। पेमेंट क्या है? ड्यू है। पेमेंट ड्यू नहीं है तो ये आता ही नहीं है, इस कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ये कंसेप्ट तब आता है जब पेमेंट ड्यू हो जाती है। तो जब भी कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो हमेशा उसका आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये बात पता है सबको, मैंने बताई हुई है कई बार। कोई भी पर्सन खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता, कोर्ट डिक्लेयर करता है। तो कोर्ट अपने वहां से एक पर्सन भेजता है, कोर्ट भेजता है एक पर्सन जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर भी बोलते हैं, या हाँ लिक्विडेटर ऑफिशियल रिसीवर। तो वो बंदा क्या करेगा, वो इस बंदे की एसेट्स को बेचेगा। तो एसेट्स में तो गुड्स भी है। तो सुनना, मान लो गुड्स सेलर के पास ही था, तो लिक्विडेटर सेलर से गुड्स ले सकता है क्योंकि गुड्स का ओनर कौन है? बट अगर कोई प्रोपोर्शनेट बैलेंस बचता है तो वो प्रोपोर्शनेट बैलेंस देने के बाद ले। ऑल वेल, यानी कि लिक्विडेटर कैन सेल द गुड्स ऑफ बायर बिफोर रीपे द अमाउंट, बिफोर पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट टू द सेलर। भाई सेलर की गलती थोड़ी है तो इंसॉल्वेंट हो गया। ऑल वेल, समझ में आ गया सबको? अब एग्रीमेंट टू सेल है, B1 ने दिया सेलर को एडवांस, तो यहां पर तो एग्रीमेंट हुआ है, तो बताओ ओनरशिप किसके पास होगी? तो B1 इतने में इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या लिक्विडेटर इससे गुड्स ले सकता है? अरे मालिक तो है ही नहीं भैया B1। हाँ, लिक्विडेटर सिर्फ ये वाला एडवांस ले सकता है। आ गया समझ? कोई डाउट किसी को? चलो पढ़ते हैं। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। कह रहा है इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग द प्राइस, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया प्राइस पे करने से पहले, सेलर शेल हैव टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर और बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज पास टू द बायर। आ गया समझ? आगे कह रहा है सिंस द सेलर कंटिन्यूअस टू बी द ओनर, सेलर खुद ही ओनर होता है, he can refuse to deliver the goods to official receiver oblique liquidator unless he is paid the price। सबको आ गया समझ में? चलो जी, अगला टॉपिक हमारा सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल में कोई दिक्कत? मुझे ये स्टाइल अच्छी लगती है कि पहले समझा दो फिर पढ़ो तो बड़ा इजी हो जाता है ना। कोई और स्टाइल चाहिए तुम्हें? ये बहुत है, ठीक है। गंगनम स्टाइल दिखा दो सर, तेरे को मैं डांसर लग रही हूँ यहाँ पे, है भाई? चलो ये आ जाओ। बेटे तू रात को कितने बजे तक पढ़ती है?
देख वो कह रहा 11, 3 बजे तक, क्योंकि तू क्लास में लुढ़की होती है। नहीं तो सुबह लेट उठता होगा ना, जल्दी उठती है। अच्छा, मुझे पता था एक आधा तो बोलेगा ही उल्टा सीधा। ये तो तुम्हारे खून में है, इसके बिना के तुम्हारा काम कैसे चल सकता है। जब तक अपनी वैल्यू ना दिखाओ तब कैसे पता चलेगा कि तुम क्या हो। चलो, तो थोड़ा एक्टिव रहा है ना। ओके, चलो क्लास में आ जाते हैं। अब एक टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन बेटे प्लीज, सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट किसके बीच में। तो पहले हम बात करेंगे हायर परचेज का मतलब क्या होता है, बताओगे। मीनिंग ऑफ हायर परचेज, एक तरीके का रेंटल एग्रीमेंट। हमने क्या करा, रेंट पर कोई चीज ली, आजकल लोग खूब लेते हैं, कार लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं ना। तो खरीदने वाले बंदे को बोलते हैं हायर परचेजर, और जिससे खरीदते हैं वो होता है हायर वेंडर। अच्छा, यहां सेलर बायर नहीं होता, सेलर तब होता है जब ओनरशिप, और ईएमआई पे ओनरशिप थोड़ी मिलती है। जैसे लोग कहते नहीं है कि तेरा भाई नई गाड़ी लेकर आया है, वो झूठ बोल रहा है। नई गाड़ी खरीद के नहीं लाया, वो किराए पे लाया। वो किराया भरेगा 5 साल तक उसका, फिर उसका मालिक बनेगा बाद में। ये सारे किराएदार हैं जितने भी उछलते हैं ना ये गाड़ियां ले लेके, सब लोन पे इनकी गाड़ियां, है ना। वो कहता हमारी भी गाड़ी, तू खुद तेरा नहीं है, तू गाड़ी की बात कर। अभी हार्ट अटैक आएगा, छोटा सा स्मॉल झूमता हुआ मर जाएगा, हो गया तेरा। घमंड लोगों के खत्म ही नहीं होते। और बहस करते करते कहते मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे से बहस करने का। और वो बहस करते हुए कह रहा है ये बात, देख लेना कभी भी तुम किसी से, जब भी वो बहस करेगा वो यही बोलेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुझसे बहस करने का, और 22 मिनट से यही बोल रहा है। देखेगा कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हायर परचेज, जिसको आप सबसे पहले कहते हो रेंटल एग्रीमेंट। तो रेंटल एग्रीमेंट में एक हायर परचेजर होता है और एक हायर, हायर परचेजर क्या करता है, हायर वेंडर से कोई चीज रेंट पर लेता है, कोई गुड्स रेंट पर लेता है। जैसे, जैसे कि मान लो कार ले ली, तो बताओ ये हायर परचेजर को क्या कार की ओनरशिप मिल गई। सेल में गुड्स की ओनरशिप कब आती है, इमीडिएटली। लेकिन हायर परचेज में गुड्स की ओनरशिप कब मिलती है, जब ये हायर परचेजर हायर वेंडर को लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा। मान लो 5 साल की किस्तें, तो 5 साल बाद जब भी आप लोन चुका दो, किस्त चुका दो, तब। पहली बात समझ में आया, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस, हो सकता है कि सेल के अंदर गुड्स की कस्टडी थोड़ा लेट मिल जाए। सेल में कस्टडी इमीडिएटली भी मिल सकती है, थोड़ा लेट भी मिल सकती है, लेकिन हायर परचेज तो बना ही इमीडिएट कस्टडी के लिए। जैसे आज मैं रेंट पे यानी ईएमआई पे गाड़ी लेने गया, तो गाड़ी कब लाऊंगा, आज ही लाऊंगा या फ्यूचर में, गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। यानी कि हायर परचेज में गुड्स की कस्टडी कब ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली। और सेल में हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए। दो फर्क आ गए। तीसरा फर्क, क्या सेल में, अब सेल हुई है तो गुड्स किसके पास, ओनरशिप किस पे चली गई होगी, तो क्या बायर अपने गुड्स को बेच सकता है, रीसेल कर सकता है। अरे मेरी मर्जी, अब ये फोन मैंने खरीदा, मेरी मर्जी, मैं इसको बेचूं,
ट्रेन की पटरी के नीचे रहूं, मेरी इच्छा। कुछ बोलना है बोल दे बेटे, दिखाओ ना थोड़ा, थोड़ा दिखाना, थोड़ा बताना जरूरी है। आ जाओ। अब मैं अपने इस फोन को मैं टायर के नीचे रख दूं, खरीदूं, बेचूं, कुछ भी करूं, मैं इसका मालिक हूं। लेकिन मान लो मैंने एक कार ली है हायर परचेज पर, उसकी जब तक किस्तें पूरी नहीं करूंगा, क्या मैं बेच सकता हूं? यू कैन नॉट सेल इन द केस ऑफ हायर परचेज। ऑल वेल। तो ये डिफरेंसेस है, अच्छे से पढ़ते हैं एक एक करके, 4 डिफरेंसेस है। तो देखो, हायर एग्रीमेंट मीन्स, हायर मीन्स रेंटल एग्रीमेंट। Purchase means, it means the hirer, it means hire purchaser has an option to purchase the goods on payment of last। उसमें ऑप्शन होता है वो गुड्स परचेज, वो एक किस्तें देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक दे दी तो भाई गुड्स उसका हो गया, नहीं दी तो वो जब्त कर लेंगे। कई लोग बड़ी शौक से गाड़ियां खरीदते हैं और 2 साल बाद वहीं से बैंक वाले खींचते हुए ले जाते हैं उनके घर से गाड़ी, जब वो किस्तें वापस। खरीदना बड़ा आसान होता है, 1 लाख की डाउन पेमेंट करो, अभी गाड़ी आ जाएगी, है ना। उसकी जब ईएमआई जाती है ना, तो सोचते वक्त बड़ा आसान लगता है, महीने के 15,000 ही तो हैं। और जब जैसी 7वीं 8वीं ईएमआई जाए, थक जाता है आदमी। फिर आता है बैंक वाला, पहले बोलता है बेटे पैसे नहीं है, गाड़ी का है, ढूंढ के दिखा दो। लेकिन वो बैंकर है, वो ढूंढ लेते। हाँ, उनकी टीम लगी होती है भाई इस काम में। एक एक दोस्त था मेरा, उसने एक गाड़ी खरीदी, क्रेटा। तो उसने 5 साल की ईएमआई पे ली थी, 6-7 महीने तक भरी उसने। उसका कोई बिजनेस था, वो सब इंसॉल्वेंट हो। बिजनेस क्या था उसका? जिम था। और वो कोविड के अंदर वो बंदी था, वो कभी खुला ही नहीं। फिर एक तो पहले ही लोग कम आते थे उसके पास, लड़के आते नहीं थे क्योंकि लड़कियां नहीं आती थी, लड़कियां आती नहीं थी क्योंकि वो उसको देख रहा होता था, ठीक है। तो खाली बैठता था उस पे। अब उसने गाड़ी ले ली, अब वो किस्त नहीं भर पाया, तो उसने दिमाग लगाया, उसने अपनी गाड़ी को पहुंचा दिया किसी दोस्त के वहां, दूसरे स्टेट में। उसके दोस्त के वहां से रात में ही गाड़ी चली गई, पता भी नहीं चला। और गांव बहुत दूर, कहीं हरियाणा के कोई एरिया था, झज्जर वगैरह। उसके घर से, दोस्त के गेट से गाड़ी उठा के ले गए, दोस्त सो रहा आराम से। उन्हें 2-3 दिन तक तो लगा चोरी हो गया हमारे यहाँ से। बताते थोड़ी है कि ले जा रहे, बाय ऐसे नहीं बोलते, ले जाते हैं। वो 3-4 दिन बाद पता लगा, वो तो भाई वो बैंक वालों ने उठा ली। बड़ा तगड़ा नेटवर्क होता है इनका। चलो, हायर परचेज एग्रीमेंट के 2 एलिमेंट होते हैं, तो सब सुनना। एक तो एलिमेंट ऑफ बेलमेंट होता है, नहीं होता? अभी सिर्फ आपके पास गुड्स ना एज ए कस्टडियन हो आप, मालिक तो हो ही नहीं। और एलिमेंट ऑफ सेल भी होता है, सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दो, ओनरशिप ले जाओ। तो ये मिक्सअप है, बेलमेंट और सेल दोनों का क्या है? मिक्सअप। तो एलिमेंट ऑफ बेलमेंट में, सिंस द पोजीशन ऑफ गुड्स इज गिवन टू द एन एलिमेंट ऑफ सेल, सिंस इट कंटेम्पलेट्स एन इवेंचुअल सेल, बाद में क्या होगी? सेल। ऑल वेल है। तो डिफरेंस देख लो जी, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेल में कब होती है, और हायर परचेज में ऑन पेमेंट ऑफ। सेल में गुड्स की कस्टडी कब ट्रांसफर होती है? हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में भी हो जाए, लेकिन हायर परचेज में इमीडिएटली ट्रांसफर। तो मे और मे नॉट बी ट्रांसफर टू बायर, बट हियर इमीडिएटली टू द हायर। क्या सेल में बायर पे अधिकार है अपने गुड्स को रीसेल करने का? अरे भाई कर देना रीसेल, क्या समस्या है? द बायर कैन रीसेल द। लेकिन हायर परचेज में, हायर परचेजर कैन नॉट सेल और प्लेस द गुड्स टू एनी। गिरवी भी नहीं रख सकता तेरा। अबे गिरवी तब रखे ना तो तू मालिक हो, तू खुद कर्जे में चल रहा है। हाँ, सेल में
अगर बायर ने गुड्स खरीद लिया तो जनरली वो गुड्स को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हायर परचेज में नहीं दे पा रहा इंस्टॉलमेंट, ले जा भाई। तो हायर परचेज में, अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, द हायर परचेजर कैन रिटर्न द गुड्स एट हिज चॉइस। उसका मन है वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहां पर जनरली अंडर सेल द बायर हैज नो राइट टू रिटर्न द गुड्स। सेल में बायर पर अधिकार नहीं होता गुड्स को क्या करने का, रिटर्न करने का। ऑल वेल, समझ में आ गया? अब है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, ये नहीं पढ़ा रहा, ये होमवर्क है। पूछो क्यों? बेलमेंट आपको पता है, बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, सेल हमेशा नॉन ग्रेचुअस होता है और बेलमेंट हमेशा ग्रेचुअस। और जिन्होंने मेरी बेलमेंट की क्लास ली हुई है यूनिट नंबर 8, उनको आता है, जिन्होंने नहीं ली वो ले लेना। कहां से लोगे सर? तो आपके पास वीडियोस पड़ी, ठीक है? वैसे सबने ली तो हुई है। चलो अगला है, ये थोड़ा सा धुंधला होगा बट मैं बता देता हूं क्या लिखा है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर और मटेरियल, वर्क एंड मटेरियल। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे से सुनना फिर से सर। तो हर्ष, देखना पड़ेगा, बहुत सारे हर्ष है, कुछ हर्ष तो काम के नहीं है, कुछ चलेगा। यस सर, ये तो है। तुझे लगा तुझे बोला मैंने, मुझे बोला डायरेक्टली यार। सर देखिए, हाँ सर, ये तो ये किस चीज के लिए सर? ये डिजाइनिंग है सर, ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर। फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्ष मेरे भाई, ये आपको सर की तरफ से, प्रोमिनेंट एकेडमी की तरफ से, सर की तरफ से सर। तो ये इधर आ जाओ आप, सर भी आ जाओ। क्या हुआ? कोई फोटो ले लो अच्छी सी सामने से। ये देखो, देख रहे सामने, देखो सर आप भी। आ जाओ। थैंक यू भाई। बनेंगे, बनेंगे सब, मतलब जो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे वैसे वैसे आप लोग कलेक्शन करते रहो यहाँ से। सर के पास स्टॉक बहुत है। ओके, ले भाई ये भी ले ले, ये तो अच्छा। ये कप को कमाई का जरिया मत बनियो, कहीं ऐसे पकड़ते हुए घर जा रहा है और रास्ते में और रास्ते में 80-100 रुपए भी मिल जाए, ठीक है? तो वेरी वेल डन। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब कुछ अचीवमेंट मिलती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी प्रयास ऐसे ही करते रहो ताकि आपको भी सर रिकॉग्नाइज करे। सुन रहे हो सब? तो ऐसी अच्छे से पढ़ाई करो। और रिकॉग्निशन देखो, इसकी कोई वर्थ वैल्यू मॉनेटरी टर्म में आप काउंट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू आप काउंट कर सकते हो जब इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट में किसी एक बच्चे को सर ने बुलाकर ये दिया है, इसका मतलब कि आप मेहनत कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं कर रहे, लेकिन बाकी उस लेवल की नहीं कर रहे जो करनी चाहिए। तो करो अच्छे से मेहनत और करो। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप पढ़ते लिखते हो। मजाक एक अलग बात है, साइड की बात है। हमारा मेन काम क्या है? हमारा काम पढ़ाने का है। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। बहुत कम समय है, ज्यादा समय है नहीं आपके पास। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था। कौन सा महीना चल रहा है अभी? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, अप्रैल अभी आपका 15 तारीख हो, क्या है जो भी है मुझे नहीं पता, 12, 13।
तो आपके पास 2 महीने आप अच्छे से मेहनत करो। देखो आपके पास क्वालिटी टीचर्स हैं, क्वालिटी रिसोर्सेज हैं। अभी भी सीरियसनेस दिखाओ थोड़ी सी। सीरियसनेस का मतलब ये मुंह बना के बैठना कभी नहीं होता। सीरियसनेस मतलब कि यस, हमें, मेरे परिवार ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, मैंने अपने आप को पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है भेजा है, तो फिर मैं कम से कम पढ़ूं। बिलीव नहीं करोगे तुम लोग, मतलब आप खुद सोचो कि कोई पर्सन इंटर लेवल पे, मैं आपको 5-7 मिनट ले रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं? कौन इंटर लेवल पर 10 घंटे 11 घंटे की पढ़ाई करता है, फाउंडेशन लेवल पर 9-10 घंटे की पढ़ाई करता है, तो उसको ऐसा क्या चस्का लगा है और ऐसा क्या मजा है, क्या दिक्कत है उसको 10 घंटे पढ़ना, 9 घंटे, इंटर में इतने घंटे पढ़ना? क्योंकि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम्हारे हाथ में डिग्री आएगी, आप लोग यकीन मानो, आप लोग बहुत आगे जाने वाले। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सीए के बैठे हुए हैं, बस एक आप सीएमए के हो। तो आप सब बहुत डिजर्विंग काम करो, करो मेहनत करो बेटे, और डरो मत, रिजल्ट से मत डरना कोई भी। कुछ बच्चे ना एंड में आके छटने लग जाते हैं। ये आज से नहीं, बचपन से देख, जब हम पढ़ते थे तब भी देख रहे हैं, पहले बैच फुल होता है, फिर छट जाते हैं बच्चे। फाउंडेशन में तो नहीं, इंटर में थोड़े से छट जाते हैं, क्योंकि वो एंड में पेपर से डर जाते हैं। आपको डरना नहीं। जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, आई थिंक 65-70 दिन, 68 या 70 मान लो, चलो 70 डेज आपके पास रखे हुए हैं। आप 70 दिन 10 घंटे, 700 घंटे, अरे भाई 700 घंटे अच्छे से पढ़ लिए ना, जीरो लेवल से भी स्टार्ट करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं आप 280 प्लस मार सकते हो अभी भी, जिस जो जीरो से स्टार्ट करेगा। तो सोचो जो बहुत दिनों से पढ़ रहा है, बस तरीके चेंज करो, तरीके बदलो, अच्छे से तरीके से मेहनत करो, ठीक है? करो। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, शरारती हो, अगर वो अभी भी छोड़ दोगे, सीरियसनेस दिखाओ, मौका ही मत दो अपने टीचर्स को। देखो टीचर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जाने के बाद दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा। अब देखो हमारा दूसरा बैच तैयार है, देखा होगा आपने, स्टार्ट हो चुका है अगले अटेम्प्ट के लिए। हमें कोई टेंशन नहीं, तुम लोग गड्डियां जमा करते हो, हम कलेक्ट करते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम लोग यहाँ पर आते हो, सुबह 9 बजे से पढ़ रहे हो, 3:15 हो गए, तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना। क्या फायदा यहाँ बैठ के, यहाँ कोई सिनेमा थोड़ी चल रहा है, रिजल्ट पे लिखा होना चाहिए पास। बस करो, लगे रहो, बिल्कुल डेडिकेटेडली काम करो तुम लोग। जितना अभी पढ़ रहे हो उससे ज्यादा करो, इंस्टीट्यूट 30%, 28% पर रोक देगा रिजल्ट। तो हमेशा अपने आप को उस कैटेगरी में डालो कि तुम उस आउट 28% की कैटेगरी में हो, ना कि फेल वाली। समझ गए? करो। ओके, तो लास्ट टॉपिक आज का मैं ये करवा दूं, सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर और वर्क एंड मटेरियल के बीच में बात बता। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी ट्रांजेक्शन में, किसी सिचुएशन में सेल और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, हम लोगों का काम क्या है, सर्विसेज या सेल? हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, मेजरली हमारा काम सर्विसेज का है। अब मान लो इसी के बीच में एक एक किताब मैंने आप लोगों को भेज दी 400 रुपए की, 400 रुपीज। मान लो मैंने आपके लिए एक किताब बनाई, वो मैंने आप सबको सेल करी, तो बताओ ये एंटायर ट्रांजेक्शन जो आपके और हमारे बीच का रिलेशन है, वो सर्विसेज का माना जाएगा या सेल का माना जाएगा? सेल या सर्विसेज? सर्विसेज। हरे कृष्णा, क्या बढ़िया भाई, बढ़िया। थोड़ी देर में करूं? अरे अभी तो क्लास है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है अभी, तो
थोड़ी देर में खत्म हो रही है, 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। तो पूरी ट्रांजेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? सर्विस, क्योंकि यहाँ सर्विसेज की वैल्यू क्या है? इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर या वर्क एंड मटेरियल, जहां स्किल लगती है, पर्सनल स्किल लगती है। हमारा टीचिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल, यस और नो? स्किल है तो पढ़ा रहे हैं, नहीं है तो बहुत टीचर आते हैं चले जाते। 2013-12 में मैं किसी एकेडमी में गया था इंटरव्यू देने, ऐसी बहुत छोटा था, नया नया टीचर था भी या नहीं वो भी नहीं पता था मुझे, उस टाइम पढ़ा देता था। तो फरीदाबाद में कोई एकेडमी थी, वो एकेडमी ने न्यूज़पेपर में वो डाला इश्तेहार, एडवर्टीजमेंट, कि नीड लॉ टीचर जो कि सीए को पढ़ाए। सीए सीपीटी हुआ करता था और इंटर हुआ करता था आईपीसीसी। पता नहीं, कॉन्फिडेंस हाँ शुरुआत से बड़ा अच्छा रहा। इंटरव्यू की वहां डेट थी, मैं चला गया तो मैं बिल्कुल, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2012 की, तब मेरी उम्र थी 21 ईयर। 21 में मैं लगा भी नहीं था, 20 साल प्लस थी, 20 और 21 के बीच में। और अभी भी मैं तुमसे 6-8 महीने ही छोटा हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो मैं चला गया वहां पे, और जब मैं वहां पर गया तो मेरे आगे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट और वेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। दे ऑल वर चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक लड़की थी, रुचि नाम था उसका, रुचि बंसल, 989111। अभी सुनना। तो रुचि नाम था उसका। बेटे कभी कभी ना रिकॉर्ड हो रहा होता है, नहीं तो मैं तुझे अभी इसका ऐसा जवाब देता है कि तू ना टैंकर के नीचे बैठ। आ जाओ सुनो। तो भाई क्या हुआ, तो बहुत डरते हैं, पता है तुझे? तो अभी बोल रहे हो ना, लोग खौफ खाते हैं मेरे से, मैं बोलते नहीं है मेरे आगे ज्यादा, तू जानता नहीं है मुझे। अरे सुनना, तो वहां चला गया मैं, तो 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे आगे, वो गए, मैं तो अब गया तो मैंने कहा यार ये 4 सीए हैं साला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं था मैं कहा मेरा तो कुछ नहीं है, मैं इंटर क्वालिफाइड था, इंटर निकला हुआ था, इंटर की कोई औकात है, वो भी बिना एक्सपीरियंस। तो गया, एक इंटरव्यू देके आ गया, तो उन्हें वेटिंग के लिए बोला, वेट करें आप। बड़े कॉन्फिडेंस से आया, वो बड़ा सूट बूट पहन गया है, तो मैं ऐसी जीन्स और टी शर्ट में पहुंच गया था। दूसरे में वो चार्टर्ड गया, वो भी आ गया, बैठ गया। तीसरे में वो रुचि गई, वो भी आ गई। अब जब रुचि गई तो मैंने कहा मेरा तो होगा नहीं, मैं खामगा की आ गया। तो मैं उठ के जाने ही वाला था, इतने में वो रिसेप्शन पे एक और लड़की जो रिसेप्शनिस्ट थी, वो कह रही सर जा रहे हैं आप? मैं कहा हाँ नहीं मैम, वो हवा नहीं आ रही थी। मगर चल दे के ही जाए इंटरव्यू। अंदर गया, बैठा इंटरव्यू देने, और वो जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन थे, एन रहेजा नाम है, आज भी याद है मुझे, वो रिलायंस कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। उनका 1 करोड़ के आसपास का पैकेज था रिलायंस में। तो वो रिटायर होके उन्होंने एकेडमी खोली। तो ठीक है, उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बोला कि पढ़ाओ। उनका मैनेजर साथ में, सामने ये अपना बोर्ड वगैरह था। मुझसे पूछा उन्होंने क्या पढ़ाओगे? मैं कहा आपको क्या पढ़ना है? अब मुझे ये बात पता नहीं, मैं वहीं जीत गया था, मुझे बाद में बताई रहेगा सर ने। तो कह रहे कि कुछ भी पढ़ा दोगे? मैं हाँ सर, लॉ पढ़ानी आती है, कुछ भी पूछो वो पढ़ा दूंगा। कह रहे आप अपनी मर्जी से शुरू करो। मैंने शुरू किया, तो 7वें मिनट में या 8वें मिनट में मुझे रोक दिया। अच्छा, उन सालों का 40-40 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, वो 40-40 मिनट डेमो देकर आए थे, मेरे को 7वें मिनट में रोक दिया। मैं कहा अब तो ये मना ही करेगा, छोड़ कुछ नहीं है। तो बाहर फोन कर दिया कि उन सबको बोलो जाए, ठीक है। तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट कैंसिल, और मैं वहां पर काम कर रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? तारीफ कर रहा हूँ अपनी? हाँ। तो सुनो, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्किल की भी तो चीजें होती हैं। तारीफ भी है और बता भी रहा हूँ, टॉपिक भी बता रहा हूँ।
जरूरी है। तो भाई वो हो गया, बात होगी फीस फास की, सारी बात होगी, नहीं बताऊंगा, ठीक है। पर स्टूडेंट फीस थी, अच्छा पैसा था, मतलब वहां पढ़ा के मैं 1 लाख रुपए आराम से महीने के उस टाइम पे मैं कमा रहा था। यार आगे भी बढ़ता है ना आदमी, थोड़ा दूर भी था, और भी चीजें होती हैं। तो मैंने सर के साथ काम किया, आज बड़े अच्छे रिलेशन है मेरे उन सर के साथ। तो रुचि ने मुझसे पूछा बाहर जाके, मेरा वेट कर रही थी। उसने पूछा मुझसे कि ऐसा क्या किया तूने, मैंने कहा सही बताऊं मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम लोग प्रिपेयर होके आए थे, मैं तो ऐसे ही आ गया था मुंह उठा के, ठीक है, तो ऐसे ही आ गया था मैं, आप क्या करें। तो ये टोटली स्किल का काम होता है, तो वर्क एंड लेबर में स्किल लगती है, जिस पे ज्यादा स्किल है चलेगा। अच्छा, स्किल के साथ साथ कभी कभी वो कुछ बेच भी देता है, जैसे मान लो मैं MF हुसैन हूँ, नाम सुना है, बहुत बड़ा पेंटर था, पेंटर, गूगल करना पता लग जाएगा, MF हुसैन, अभी मत करो, क्लास के बाद कर लेंगे। तो अब मान लो MF हुसैन को किसी ने अपॉइंट किया, तो MF हुसैन कौन सी सर्विस सेल कर रहा है, सर्विस, लेकिन साथ में उसने अपने खुद का पेंट वगैरह यूज किया, और पेंटिंग के साथ उसकी कॉस्ट भी लगाई, मतलब सामान की सेल, पेंटिंग 50 लाख की, सामान 10,000 का, तो एंटायर ट्रांजेक्शन को सेल बोलू या सर्विस, सर्विस। जहां वर्क एंड लेबर ज्यादा हो, थोड़ी सी सेल हो, तो एंटायर ट्रांजेक्शन को वर्क एंड लेबर बोलेंगे, यानी कि सर्विस, समझ गए। जहां सेल हो, थोड़ा सा सर्विस हो, तो ओवरऑल सेल ही है, समझ गए सब। तो देखो ये थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूं क्या है मीनिंग, क्या है सेल में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, द प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप, ये ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू, और यहां पर तो प्रॉपर्टी की बात ही नहीं होती, यहां तो काम होता है। सर्विस में कोई प्रॉपर्टी होती है, सेल में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, और यहां पर एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड लेबर। एग्जाम्पल, यहां पर मैं 100 बैग्स ऑफ चावल राइस दे रहा हूं आपको, तो ये सेल हो गई। और मान लो मैं आपके लिए एक पेंटिंग बना रहा हूं, तो ये क्या हो गई, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर और मटेरियल, समझ में आ गया। अगली बात, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इट्स टाइप्स, ये मैं आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में भी बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार प्रॉपरली बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है जब कोई सेलर बायर को अपनी इच्छा से कोई गुड्स दे, इट मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स, कस्टडी मींस पोजीशन, इट मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। डिलीवरी हमारी गुड्स की 3 तरीकों की होती है, एक होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्चुअल में बहुत सिंपल है, सेलर ने बायर को सीधा सामान दे दिया। एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिंबॉलिक में सेलर ने बायर को, अब जैसे कि तुमने मुझसे कार मांगी, मैंने आपको कार की की दे दी, गोडाउन की दे दी, तो ये एक सिंबल ही तो है, असल में मैं आपको डिलीवरी ही तो कर रहा हूं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड देखा होगा आपने, तो वहां चाबी देते हैं, गाड़ी थोड़ी उठा के दे, हनुमान थोड़ी है तो कुछ भी उठा के दे देंगे, समझ गए। तीसरा है मेरे बच्चे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसको समझ लेना जरा अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, देख क्या हुआ, दीपक के गोडाउन में, मतलब मेरे गोडाउन में हर्ष का माल रखा हुआ है, ठीक है, गुड्स हर्ष का मेरे गोडाउन में रखा है। अब क्या हुआ, हर्ष ने अपना गुड्स जो है वो सोहेल को बेच दिया,
गुड्स किसको भेज दिया, लेकिन माल अभी भी मेरे कहाँ है, लेकिन डिलीवरी हो गई। मेरे गोडाउन के रजिस्टर में पहले किसका नाम लिखा होगा, वो काट के देखो, काटना मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, कुछ चेंज करने। असल में गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन डिलीवरी मान गई, हो गई डिलीवरी। तो ऐसे नहीं हुई होगी, एक्नॉलेजमेंट दी होगी, हर्ष ने बोला होगा भाई मेरा नाम हटा के किसका नाम डाल दो। पढ़ते हैं इसको, या एक काम करना है, इसको आप पढ़ के आना, ये आपका होमवर्क है। जिनके पास नोट्स, बैठो, जिनके पास ये नोट्स नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, प्ले, हाँ मेरे वाले दीपक पाठक क्लासेस का ऐप डालना, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन में जाना, मिल जाएगा। सही है, कोड वोड कुछ नहीं है, तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो।